एग्जाम इज नियर, नो नीड टू फियर बिकॉज योर शिवम भैया इज हियर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनपी पाठशाला। और इस वीडियो में हम बड़े ही कमाल की बात करने वाले हैं, यानी हम गेस पेपर को सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पूरा का पूरा मॉडल पेपर ही सॉल्व कर देंगे एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में। और यहाँ पे हम रीजनिंग की भी बात करेंगे, मैथ की भी बात करेंगे। मैथ के जो क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और सभी क्वेश्चंस को हम काफी मजे में काफी तेजी से सॉल्व करेंगे। तो आप चिंता ना करो, एकदम मस्त तरीके से हम सभी चीजें सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। सो मेरे दोस्तों, आज हमारा जो सीक्वेंस चलेगा वो थोड़ा सा उल्टा चलेगा, यानी सबसे पहले आज हम मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद से लैंग्वेज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। वो थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा अलग ही कर देते हैं, नया माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो वही मैंने करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। वैसे भी मैथ सबको ज़्यादा प्यारा होता है और मैथ इंपॉर्टेंट भी होता है, तो मैंने मैथ को एकदम ला दिया है। जेएनपी पाठशाला का लोगो देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है। तो चलिए हम मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 1120 रुपए में एक सोफा सेट खरीदा। उसने 20 रुपए उसकी ढुलाई पे खर्च करके 1375 रुपए में उसको बेच दिया। तो दुकानदार को जो प्राप्त लाभ या हानि होगा वो कितना रुपए होगा, ये हमको बताना है। शॉपकीपर बॉट अ सोफा सेट फॉर 1120, sold the sofa set for 1375 by spending 20 rupees on its transportation by the shopkeeper. Calculate profit or loss received। अब यहाँ पे ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप समझो। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इतना रुपए में सोफा खरीदा गया और 20 रुपया उस पर खर्च किया गया है। तो ये दोनों मिल करके हमारे जो होंगे वो क्रय मूल्य हो जाएंगे, यानी सीपी हो जाएंगे। तो सीपी जो होगा जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप बताओ कितना होगा, 1140 रुपये हो जाएगा कि नहीं। अब देख लो, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इतने रुपए में इसको बेचा गया है, यानी हमारा जो एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो हो गया हमारा 1375 रुपये। और हमसे पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि होगा। तो पहले तो देखो एसपी बड़ा है तो हमको लाभ होगा, यानी बेचा ज्यादा रुपए में जा रहा है तो हमको हमेशा लाभ होगा। तो लाभ में से हम क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को हम माइनस कर लेंगे तो हमको हमारा लाभ पता चल जाएगा। तो जब 1375 में से हम माइनस करेंगे सीपी को तो हमारा लाभ पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये था कि ये जो हमारा अदर खर्च होता है उसको भी हम सीपी में ही ऐड करते हैं, यानी क्रय मूल्य में ही ऐड करते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये हमारा 5, फिर माइनस करेंगे तो ये 3, 2, इस तरीके से 235 रुपये का लाभ होगा हमको। जबकि आप देख सकते हो 235 रुपये का हानि भी दिया गया है, जो आपको भटकाने के लिए दिया गया है, ये हमारा गलत होगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले दो लाइनें मैं आपको सुना दो कि अब दिन में इस वीडियो को देखो या रात को, आप इस वीडियो को दिन में देखो या रात को, लेकिन हमेशा दिल में रखो इस बात को कि नवोदयन बनना है आपको। अरे वाह सर, अब तो आप तो शायर बन जाओ, ये क्या यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो। जी नहीं मेरे दोस्त, आपको पढ़ाने में ही मुझे मजा आता है। वैसे भी नवोदयन हूँ तो ये शायर वगैरह वाला गुण तो ऐसे ही रहता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहे कि एक रस्सी की जो लंबाई है वो 40 मीटर है और उसमें से हमको क्या बोल रहा है कि 2.5 मीटर रस्सी को काटा जा रहा है। तो उसे कितने टुकड़ों में हम काट सकते हैं, और वो लेंथ इज 40 मीटर और उसको 2.5 मीटर के पीस में कट करना है। तो उसके कितने कट होंगे। तो यहाँ पे कितना, ये सिंपल है कि हमको पूछा जा रहा है कितने टुकड़े होंगे। तो देखिए अगर हम 40 में 2.5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टुकड़े एग्जैक्ट कटे जाएंगे। तो बस यही कर दो आप। देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव है, यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमारा नीचे दशमलव दिया है तो हम ऊपर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा 400/25 हो जाएगा। और जैसे हम कट करेंगे तो 100 हमारा 4 बार में आता है, तो 400 हमारा जो आएगा वो 4 × 4 यानी 16 बार में आएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये मैंने कैसे कट किया आप देखो यहाँ पे समझो। जैसे ये इसको क्या किया कि मैंने 100 मान लिया और इंटू 4, और इस तरीके से ये 4 बार में 4 × 4। तो आप समझ ही रहे हो, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना आप लोग भी। वैसे मेरे दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है। इसका आंसर आप खुद पहले दोगे और उसके बाद से अपन आपको बताएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। वैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 5 लिखा गया इसका स्थानीय मान का अंतर, यानी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको बताना है। तो ये जो नंबर लिखा गया है इसको हमको लिखने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे लिखा गया है बस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो बीच में 5 लिखा गया है, ये जिस 5 का अगर हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो 5 के आगे कितने डिजिट हैं, तो 1 है, सिर्फ 8 है। इस दशमलव वाली डिजिट को हम नहीं ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये 5 के आगे 1 0 हो गया। और भी आप करना चाहो तो इनको भी आप 0 कर सकते हो, दशमलव लगा करके इनको भी आप 0 0 कर लो। और वैसे ही अगर यहाँ पे अगर हम 5 को करें तो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा कि हमारा दशमलव लग जाएगा, और दशमलव से पहले ये कितने अंक पे हमारा 5 है, 0 0, फिर हमारा ये 5 आएगा।
और ये फिर एज यूजुअल चलेगा और इधर ही हमारा 0 0 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि हमारा ये फर्स्ट वाले 5 का प्लेस वैल्यू हो गया, ये दूसरे वाले का हो गया। वैसे प्लेस वैल्यू निकालना तो आप जानते ही होंगे, जैसे यहाँ पे हम 5 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 5 के आगे यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और वैसे ही यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम 5 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो एज यूजुअल आप समझ रहे हो, इतना आपको डिटेल में इसको समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि देखो यहाँ पे तो एक तो हमारा जो डेसिमल का क्वेश्चन होता है दशमलव का, वो भी सॉल्व हो जाएगा, और प्लस हमारा ऐसे भी क्वेश्चंस मतलब सॉल्व हो जाएंगे संख्या पद्धति के भी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा माइनस होगा, तो यहाँ पे तो पहले माइनस होगा तो ये हमारा 49 हो जाएगा पहली बात। और जब इधर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 10 से 5 गया 5, यहाँ पे ये हमारा 9 और ये पॉइंट। तो इस तरीके से हम देखें तो या ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ये हमारा हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो आप पूछो मत, मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना और इसको आप पहले खुद सॉल्व करो, फिर मैं आंसर बताता हूँ, क्योंकि आप कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठा करो। बोल रहा है कि एक वर्ग मैदान का परिमाप जो है वो 200 मीटर है, इसके समान क्षेत्रफल वाले आयताकार मैदान की लंबाई ज्ञात करो यदि उसकी चौड़ाई 25 मीटर है। अब देखो इन दोनों का जो वर्ग है, वर्ग का पहले तो परिमाप हमारे पास दिया हुआ है 200 मीटर, यानी इसका क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, लेकिन एक बात बोला है कि ये जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ये जो क्षेत्रफल होगा यही आयत का भी क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो इक्वल है। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 200 मीटर and the length of the rectangular field of equal area of its breadth is 25 मीटर। सेम बात यही बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो एक बात को आप समझिए, ये जो हमारा रेक्टेंगल है और ये जो हमारा स्क्वायर है, इन दोनों का हमारा जो एरिया है, एरिया सिर्फ आपस में इक्वल है, इन दोनों का पेरीमीटर आपस में इक्वल नहीं है। तो देखिए अगर हमारे पास वर्ग का पेरीमीटर दिया है तो हम वर्ग का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का देखिए, वर्ग का जो परिमाप होता है वो आपको पता ही होगा कि 4 × भुजा होता है, तो आपको पता ही होगा कि 4 × साइड होता है। तो हम क्या करेंगे, साइड निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर 200 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से ये हमारा 50 आ जाएगा। तो हमारा एक साइड जो है वर्ग का, यानी हमारा स्क्वायर का एक साइड 50 आ गया। तो इस तरीके से अगर 50 आ गया है एक साइड, तो इसका जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा आप खुद बताओ। तो 50 × 50 हो जाएगा, या 50 का स्क्वायर कर दो, तो इस तरीके से इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा हमारा 2500। अब देखो ये जो एरिया होगा ये रेक्टेंगल का भी एरिया होगा और वर्ग का भी, यानी स्क्वायर का भी एरिया होगा। तो अब हमारे पास जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास पता चल गया कि ये होगा 2500 वर्ग मीटर। अब उसके बाद से यहाँ पे चौड़ाई हमारे पास दिया है, लंबाई निकालना है। तो बस हम क्या करेंगे कि जो एरिया दिया गया है इसी में हम डिवाइड कर देंगे लंबाई निकालने के लिए, यानी लेंथ निकालने के लिए। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये देखो, जब 25 से 25 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा। 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी ये सभी जो अंक दिए थे, ये सभी जो ऑप्शंस दिए थे ये काफी बड़े बड़े नंबर्स दिए थे, यानी 1600, 3200, 48। तो ये तो ऐसे भी नहीं होता, ये कॉमन सेंस से भी आप 100 पे लगाते तो सही होता। तो मेरे दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि यदि जेएनबी पाठशाला के पास, मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि यदि जेएनबी पाठशाला के पास धन का 3/7 भाग खर्च करने के बाद भी 100 रुपए शेष रहते हैं तो प्रारंभ में उनके पास कितने रुपए थे। यार मैं तो अपने नाम पे एक बना लिया हूँ, कोई नहीं। चलिए देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जेएनबी पाठशाला हैज 100 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 3/7 ऑफ द मनी। हाउ मच मनी डिड ही हैव इनिशियली। अब यहाँ पे देखो कि उसके पास शुरुआत में, इनिशियली मतलब शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझो, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर उन्होंने यहाँ पे बोल रहा है कि जेएनबी पाठशाला ने 3/7 भाग खर्च कर दिया है, फिर भी उसके पास जो शेष रुपए बचे हैं वो 100 रुपए बचे हैं। यानी हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो रुपए थे वो टोटल 1 रुपए थे, और 1 रुपए में से हमने 3/7 भाग खर्च किया है। तो अभी हमारे पास कितना भाग बचा है आप खुद बताओ। देखो यहाँ पे 3/7 है, यहाँ पे ये 3/7 है, तो हमारे पास अभी रुपया कितना बचेगा आप निकालोगे तो 4/7, यानी जो 4/7 रुपया बचा है इसी के इक्वल हमारा ये जो है ये 100 रुपए है। तो इस तरीके से आप देखो, ये जो 4/7 रुपए है, ये जो 4/7 भाग है ये 100 रुपए के इक्वल है। तो 1 रुपया, यानी जो हमारा टोटल 1 भाग होगा ये कितने के इक्वल होगा। तो ये 7 को हम ऊपर कर देंगे, 4 से नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये 7 × 100 × 7 4/7 सॉरी। तो इस तरीके से ये हमारा
पीछे ये 7 से और नीचे ये 4 हो जाएगा और ये कट करेंगे तो ये हमारा 25 बार में और 25 से 7 बार में जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 175 रुपये। जेएनपी पाठशाला के पास सिर्फ 175 रुपये है। ये थोड़ा गलत, मतलब यहाँ पे मुझे अपना नाम नहीं डालना चाहिए था, बट कोई नहीं, अब डाल दिया हूँ तो सही है। वैसे देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको x पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, मान लो कि इस धन का 3x/7 है ये। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि x रुपया में से इसने जब ये खर्च किया है तब उसके पास 100 रुपये है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो 4x/7 = 100 हो जाएगा और x की वैल्यू निकालोगे तो 70 ये 4 हो जाएगा और इंटू ये 7 है ही, तो यहाँ पे कट करोगे तो यही सेम चीज वही आएगा। बस मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से दूसरे वे में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको तो पता ही है आपको कि ये तो आना इस टाइप का क्वेश्चन तय ही है एकदम, मतलब क्योंकि चाल, समय और दूरी से, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा यदि ट्रेन की जो चाल है इतना 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाव, हाउ मच टाइम विल बी टेकन अप ट्रेन ऑफ लेंथ इज 150 मीटर टेक अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो देखो ये जो किलोमीटर में दिया है, मतलब किमी पर आवर में दिया है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा कि 5/18 से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। अब इससे हम कट करेंगे तो 3 और इस तरीके से ये 15, यानी 15 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा स्पीड। अब ये कैसे आया है, आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी कई वीडियोस में, दो वीडियोस में बता चुका है, तो आप जाकर के मेरे और भी जो हमारे गेस पेपर की वीडियोस है उनको भी देखा करो। और नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है, मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना और वहां से जितने वीडियो हो सके आप एग्जाम से पहले देख लेना। अब ये देखो, ये तो हमारा स्पीड हो गया और हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस दिया भी गया है। डिस्टेंस यानी दूरी 150 मीटर। तो यहाँ से जब हम टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस तरीके से ये 15, ये 10 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही चेंज करने वाला था। सो दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पे अगर 10% की हानि होती है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ मिले। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 10% बाय द सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 72 रुपीज, फॉर व्हाट द रुपीज शुड द आर्टिकल बी सोल्ड सो दैट देयर इज द प्रॉफिट ऑफ 20%। अब यहाँ पे देखो 20% प्रॉफिट हमें कमाना है, लेकिन उससे पहले अगर 72 रुपये में बेचा जा रहा है तो 10% की हानि होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हमको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। सॉरी, एसपी मैंने लिख दिया, इसका हमको सीपी पता होना चाहिए, यानी क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने काफ़ी अच्छा आपको बताया था कि हम सीपी को क्या करते हैं, क्रय मूल्य को एक्स मान लेते हैं। अब देखो एक्स माइनस, यहाँ पे हानि दिया है तो एक्स माइनस एक्स का 10%, और ये हमेशा इक्वल होता है विक्रय मूल्य के। बस अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा और यहाँ पे ये हमारा एक्स 10 से इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से 10x, ये 9x/10 इक्वल ये 72, और इसको भी बटा 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो x की जो वैल्यू आएगी वो 72 × 10/9 आएगी। तो 9×8 = 72, यानी x की वैल्यू हो गया 80 रुपये। x इक्वल 80 रुपये, यानी ये जो हमारा यहाँ पे x यानी हमारा जो सीपी है क्रय मूल्य है वो हो गया हमारा 80 रुपये। हाँ चुप रहते। अभी हमारा 80 रुपये हो गया और इसी पे हमको 20% का लाभ कमाना है। तो बस हम क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे कि 80 + 80 का 20% निकाल करके ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, इसको जब निकालेंगे ये भी कट, 1 0 से ये भी, तो इस तरीके 16 हो गया, 2 16 और 16 80 में हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96। वैसे यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 796 जो लिखा है, ये 7 की जगह पे ये देखो जो 7 ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे रुपीज का सिंबल रहता, तो ये गलती से मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आप इसको सही कर लेना क्वेश्चन के बारे में। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाता है। ऑन विच सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years विल बी 300 रुपीज। अब काफ़ी इजी है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, साधारण ब्याज हमारे पास दिया है, हमारे पास रेट यानी दर भी दिया है और हमारे पास टाइम यानी समय भी दिया गया है। और हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, यानी हमसे जो पूछा जा रहा है वो प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए, एसआई का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का P × R × T/100। अब यहाँ पे देखिए, एसआई हमारे पास दिया है 300 रुपये, 300 और इक्वल पी हमारे पास नहीं दिया है तो पी रह जाएगा। और हमारा जो आर है वो 10% दिया है तो 10
और हमारे पास टाइम जो है वो 3 बस दिया है, बटा 100 कर दो, 10 से 10 कैंसिल, और देखो ये p को इधर ही रहने दो और इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो। तो 300 इंटू 100/3, इसको जब हम कट करेंगे तो ये 3 से 3 0 1, यानी एक बार में तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये हमारा 1000 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और इसमें हमसे बोल रहा है कि 6 घंटे 30 मिनट और 5 घंटे 40 मिनट का योग क्या होगा। ये योग यानी सम होता है, जोड़ होता है, योग यानी जोड़ होता है, सम इसको बोला जाता है, ऐड। तो आप इससे कंफ्यूज ना होना। अब यहाँ पे देखो द सम ऑफ 6 hours 30 minutes एंड 5 hours 40 minutes विल बी। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इस तरीके से, हाँ हम इसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 7 आएगा। तो हम 7 नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। तो जब भी यहाँ पे 60 मिनट से ऊपर कोई वैल्यू आता है यहाँ पे, तो हम वहाँ पे 60 मिनट को क्या करेंगे कि इधर एक भेज देंगे और यहाँ पे उससे घटा करके लिखेंगे। तो अगर देखिए 70 मिनट आ रहा है तो जब 70 मिनट को हम 60 में से घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा। तो हम यहाँ पे 10 का 1 लिखेंगे, और एक जो हमारा ये 70 मिनट में से हमने ये जो 60 मिनट को यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इस 60 मिनट को हम 1 घंटा मान करके इधर ऐड कर देंगे। वो यहाँ पे ये 16 हो गया, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये 6 6 12, यानी इस तरीके से ये हो जाएगा 12 घंटे 10 मिनट, 12 घंटे 10 मिनट। लेकिन अगर कई बच्चे होंगे तो 11 घंटा 70 मिनट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये टोटली गलत है। इस पे आप ध्यान मत देना, क्योंकि आप इसको भी देखो लिखा जा सकता है ये भी, लेकिन ये 70 मिनट हम क्यों लिखें। इसको 70 मिनट लिखने का कोई रूल थोड़े ना होता है। इसको 1 घंटा इधर कर दो, 60 मिनट को 10 मिनट ही लिखो। तो आप इसको ध्यान रखना। हमसे बोल रहा है कि 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या। अभाज्य मीन्स होती है प्राइम नंबर्स, यानी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 90। अब यही हमको बताना है। तो देखिए सभी अभाज्य संख्याओं को हमको लिखना पड़ेगा काउंटिंग करके। तो मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, उसके बाद से यहाँ पे हम सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद से हम साथ में मिल करके सबको सर्किल करेंगे कौन कौन सा प्राइम नंबर है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हमसे बोला गया कि 70 और 90 के बीच बोला गया है, तो 70 और 90 को हम नहीं लेंगे। ये 70 और 90 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने काउंटिंग लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने 90 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैंने आपको अभी समझा दिया है सभी चीजें। अब चलिए देखते हैं हम कि कौन कौन सा हमारा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। तो 71 को जब हम देखेंगे तो 71 हमारा किसी के टेबल में आता है, अब बताओ। नहीं आता है, 71 नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर 73 किसी के टेबल में आप काउंट करो, नहीं ये भी नहीं आता है। 72 आता है। तो पहले तो जो सम संख्या हम इसको कट कर देते हैं, क्योंकि सम संख्या 2 के टेबल में ही आ जाता है। तो ये हमारा कट हो गया, ये भी हमारा कट हो गया, ये भी हमारा कट हो गया, ये हमारा कट हो गया, फिर फिर ये हमारा कट हो गया। अब ये हो गया। उसके बाद से 9 के टेबल में आने वाले को सभी को हम उसके बाद से 3 के टेबल में आने वाले सभी को हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 7 और 5 है, 7 5 को ऐड करोगे तो 7 5 12, यानी ये 3 से कट जाएंगे, इनको भी इरेज करो। अब ये 7 7 14, ये देखो ये तो टोटल 7 7 से कट जाएंगे, 11 से भी कट जाएंगे, इनको भी कैंसिल करो। अब ये 7 9 है, 7 9 को ऐड करो, आपस में कट रहे हैं कि नहीं, ये नहीं कटेंगे, ये हमारा प्राइम नंबर होगा। फिर ये देखो यहाँ पे 81, यानी 8 1 9 9 जो है 3 से कट जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब 8 और 3 को ऐड करने पे नहीं, ये भी हमारा प्राइम नंबर होगा। देन 8 और 5, देखो 8 और 5 5 जो है ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा हमारा। फिर 8 7 को जब आप ऐड करोगे तो 8 7 15, ये भी हमारा 3 से कट जाएगा, तो इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। 8 और 9 ये भी हमारा नहीं होगा। तो ये देखो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5। नॉर्मल आपको अच्छे से 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो मेरे दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग को हम काफ़ी तेज़ी से सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास आ गया मानसिक योग्यता का। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि भिन्न आकृति को हमको पहचानना है। यहाँ पे 3 आकृतियाँ, कोई एक समान से सेम होगा और कोई जो अलग होगा वही आपको बताना है। तो यहाँ पे आप बताओ कि इनमें से कौन सा हमारा अलग है, उसको हम करेक्ट करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारा इसमें लाइन ड्रा किया गया इस साइड से, इसमें भी इस साइड से और इसमें भी इस साइड से।
तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि ये तो लाइन से बना है और ये भी लाइन से बना है, ये भी लाइन से बना और ये गोला बना है, तो ये हमारा अलग होगा। ऐसा मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 में भी एक हमारा कर्व टाइप का बना है, ये भी एक गोला ही होता है, तो ये लॉजिक आपका फेल हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तीसरा और चौथा क्वेश्चन का आंसर तब तक आप दे दो, तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं। थोड़ा सा कम जूम कर देते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जब तक मैं आपको बताऊंगा, आपको तीसरे और चौथे का भी आंसर बता देना है। यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही होगा। अब देखोगे कि फर्स्ट वाले में ये जितने हमारे कोने हैं सबको आपस में मिलाया गया है, थर्ड वाले में भी सबको मिलाया गया है और फोर्थ वाले में भी बिल्कुल मिलाया गया है। और एक और लॉजिक आप लगा सकते हो कि अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के बीच में ट्रायंगल ही रखा गया है, यहाँ पे आयत के बीच में आयत है, यहाँ पे वर्ग के बीच में वर्ग है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। तो इस तरीके से ये जो गलत है तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमको भिन्न आकृति चुनना है। और उम्मीद है कि आपने थर्ड और फोर्थ का भी आंसर दे दिया होगा। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। और फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है ये सेम आकृति है, यानी मतलब सेम फिगर है। नंबर 5 के जैसा आप देख सकते हो, इनमें से कौन सा मिल रहा है, या ऑप्शन नंबर 2 मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो 6 का जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे इसकी उत्तर आकृति यहाँ पे है, तो इसके जैसा कौन सा हमारा मिल रहा है, ये या सेकंड ऑप्शन हमारा मिल रहा है, ये हो गया हमारा। ये देखो ये सभी काफी इजी है, तो ये आप समझ सकते हो। सेम आकृति तो वैसे भी सॉल्व नहीं कराना चाहिए इसका, ये तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा 7 का। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 8 के बारे में। तो 8 का देखो यहाँ पे और यहाँ पे दिया गया है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे ऊपर हमारे पास 2 गुणा का सिंबल होना चाहिए, फिर 0 2 गुणा 0 2 गुणा 0 बा, ये तो सब में दिया। ऑप्शन नंबर 4 पहले हमारा गलत होगा। फिर देखो बीच में हमारा ट्रायंगल दिया होना चाहिए, ट्रायंगल ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बाकी ये दोनों गलत हो गया। सो मेरे दोस्तों यहाँ पे देखो हमको पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखो ये 11 क्वेश्चन आपको बताना है और 9 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ही देर में आपको बता भी देना है, क्योंकि अब एक एक चीजें मैं आपको बताऊँ तो मजा नहीं आएगा, आपके लिए भी थोड़ा सा बोर फील हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो दोनों नीचे वाले फिगर है, ये दोनों सेम है, तो बिल्कुल वैसे ही हमारा जो ऊपर वाला फिगर है हमको उसी के जैसा सेम फिगर ढूंढना है। उसी के जैसा जो सेम फिगर होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ए तो हमारा उल्टा दिया होना चाहिए, बी भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। आप देख सकते हो अच्छे से। अब देखो अब आपको जब तक मैं 10 बताऊंगा आपको 12 का आंसर बता देना है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों झंडी की तरफ निशानी है ये आपस में एक तरफ मुंह किया हुआ है, तो उसी तरीके से हमको कोई ऐसा झंडा चाहिए जो जिसका कि मुंह होना चाहिए वो इस तरफ होना चाहिए, यानी इस टाइप का होना चाहिए। तो इस टाइप का अगर हम ढूंढे तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 4 तो ऐसे ही गलत है, बाकी ये दोनों होगा ही नहीं। प्यारे दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं श्रृंखला के बारे में। ये देखिए किसी सीक्वेंस में घूम रहा है, वही हमको बताना है। पहले ये देखिए ये जो एंगल था ये ऐसा था, फिर ये बढ़ करके ऐसा हो जा रहा है, फिर ये बढ़ करके ऐसा हो जा रहा है। तो अब ये बढ़ करके क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ऐसे एंगल हो जाएगा। आप ऐसे समझो ये पहले 45 डिग्री का था, फिर ये 90 डिग्री का हुआ, फिर ये 120 का हुआ या 125 का, जैसे भी मतलब, और उसके बाद से फिर ये बढ़ करके क्या हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखो आप कंफ्यूज ना होना, ये दोनों है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा और ये 15 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पे दिया है और 16 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे है। तो 15 और 16 का आंसर आप बताओगे, 14 का आंसर मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए 14 का आंसर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी हमारा श्रृंखला के हिसाब से ऐसे ऐसे चल रहा है। ये हमारा जो हमारा ट्रायंगल है ये तो सेम ही रहेगा, तो ये तीनों में या चारों में सेम है। अब देखिए हमारा जो प्लस माइनस गुणा है इसको हम देखेंगे कि कैसे घूम रहा है। ये ऐसे जा रहा है हमारा गुणा, उसकी वजह से माइनस हमारा यहाँ पे आ रहा है, प्लस यहाँ पे इसी सीक्वेंस में घूम रहा है, यहाँ पे भी ये ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है, हमने इसका सीक्वेंस पता लगा लिया। अब ये जो हमारा प्लस होगा ये इस साइड, यानी यहाँ पे गुणा वाली जगह पे हमारा प्लस होगा, इस साइड यहाँ पे प्लस होगा, तो इस साइड यहाँ पे प्लस देखा जाए तो या ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो आपने इन सभी का भी आंसर दे ही दिया होगा। तो अब चलिए अब हम बात करते हैं सहसंबंध वाले में। यहाँ पे दोनों के बीच में ये जो रिलेशन दिया है इसी की तरह यहाँ पे हमको रिलेशन ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो y है, y जो होता है ABCD में अगर आप काउंटिंग करो, जैसे A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, तो y जो है 25 नंबर पे आता है। तो वैसे ही C हमारा जो आएगा ये 3 नंबर पे आएगा। तो सो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए जब तक मैं आपको नीचे का क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18, तब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये दोनों भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इन दोनों को सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारा एक
ये यहाँ पे हमारा एक वर्ग, वर्ग में यहाँ पे हमारा सर्किल बन जा रहा है। तो वैसे ही हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल में सर्किल बन जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये तो काफी सहसंबंध वाला इजी होता है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपसे गलती होगा। जो गलती होगा वो तो आपको समझाया ही जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमसे क्या बोल रहा है कि वह जो आकृति है इसको पूरा करना है। अब यहाँ पे ये हमारा एक सर्किल टाइप का है और इसको क्या किया गया है कि आधा कट किया गया है। तो आधा जो हमारा आएगा ये भी हमारा कुछ ऐसा ही आएगा, यानी ये जो फिगर आएगा कुछ ऐसा इस टाइप का आएगा। तो इस टाइप के इसमें हमको डायरेक्शन का भी सेंस रखना पड़ता है, क्योंकि देखो ये चारों आकृतियां सेम ही है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि जो इस टाइप का करके इसी डायरेक्शन में कट हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। और ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को आप खुद सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ क्या होगा। वैसे भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्योंकि ये देख करके ही पता लग रहा है। तो चलिए जब तक ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ आप इसको सॉल्व कीजिए। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको ये समझाता हूँ। ये हमारा ऐसे हुआ, फिर हमारा ऐसे ऐसे और ऐसे फिगर दिया हुआ, और इसमें हमसे बोल रहा है कि ये कौन सा फिट बैठेगा। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो बेस है इसको देखना है। तो ये जो बेस है ये सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो हमारा यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे और ऐसे आकर के फिट हो जाएगा। बाकी अगर आप किसी को रखो ऐसे फिगर में, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसको रखते हैं बी को, तो ये हमारा गलत फिगर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को भी रखेंगे तो वैसे ही। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को भी आप रख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे देखो 4 का जो ये बेस है ये बड़ा है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि नवोदय विद्यालय में जब आप जाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े दिए रहेंगे, तो वहां पे आपको देख करके ही आइडिया लग जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे जलेबी बना रहा था, वाह 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 वाह, कितना अच्छा है, मतलब मजा आ जाता है लिखने में। तो ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया होगा। इसका भी आंसर आपने दे ही दिया होगा। इसका जो आंसर होगा आप खुद देखो और बताओ कौन सा होगा। इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास आ गया दर्पण प्रतिबिंब और इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जब हम इसको दर्पण प्रतिबिंब में सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला कभी तो हमारा नीचे नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये देखो इसमें नीचे दिया गया है गलत, ये इसमें नीचे दिया गया है गलत। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई हमारा सही होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो बीच बीच में लाइनिंग दिया गया है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, क्योंकि जूम करने पे ही अच्छा रहेगा। अब देखो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन 3 और 4 में से ही जो करेक्ट होगा, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो अब देखो जब पलटेंगे तो ये हमारा जो लाइनिंग दिया है ये ऐसे दिया गया और इसमें जो लाइनिंग दिया गया है ऐसे ड्रा किया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। और ये जो घड़ी वाला टाइमिंग वाला है ये आप खुद बताओ पहले बारे में। तो एक का आंसर आप बताओ, एक का आंसर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो क्यू है, ये हमारा क्यू जो है ये पहले आ जाएगा, और क्यू जब पहले आएगा तो ये हमारा कुछ ऐसा क्यू आएगा। फिर ये हमारा 1 कुछ, फिर ये जो हमारा 1 है कुछ इस टाइप का 1 आएगा। फिर हमारा 2 आई, फिर ये हमारा इस टाइप का 2 आएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो इस तरीके से जब हम देखें जो मैंने फिगर बनाया था उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और वैसे भी मैंने बार बार इसके लिए आपको तरीका बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर को हवा में उठा करके देखोगे तो आपको ऐसे ही यहाँ पे ऑप्शंस में से दिखाई देने लगेगा कि कौन सा Q12 लिखा है यानी Q12 लिखा है। और इसका आंसर उम्मीद है कि आपने दे ही दिया होगा। वैसे भी इसका आंसर काफी ईजी है, मुझे पता है आपने दे दिया होगा, तो मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देखो आपको 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, 2 इधर 2 इधर। 2 को आप सॉल्व करो यहाँ पे 32 और 31 को, 31 32 को, और उसके बाद से इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठे हो, तो मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहो। अब यहाँ पे देखो जब इस टाइप का हम कोई आकृति कट करेंगे और उसके बाद से फिर इसको यहाँ पे खोला जाएगा तो ये जो हमारी आकृति होगी ये फिर ऐसे टाइप का बनेगा, और फिर ये खोला जाएगा तो यहाँ पे देखो ये ऐसे फिर ऐसे बनेगा यहाँ पे, और फिर इसको खोला जाएगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो 3 है ये भी तो बी की तरह ही है। नहीं नहीं नहीं, अब देखो ये जो हमारा कट किया गया है ये कोने में कट किया गया है, इस साइड कट किया गया है, और जबकि यहाँ पे ये जो हमारा कट ऐसे दिखाई दे रहा है ये हमारा सीधा दिखाई दे रहा है, हमको जबकि तिरछा चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 को जब हम देखें तो यहाँ पे देखो एक हमारा ऐसे बनाया गया है इस टाइप का, तो इस टाइप का जो हमारा एक बनाया गया है, तो जब हम इसको दोबारा खोला जाएगा तो यहाँ पे ये 2 बनेगा, और इसको जब 2 बार और खोला जाएगा तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरह आएगा। आप देख सकते हो अच्छे से। और नहीं तो एडमिट कार्ड का आप 2 एडमिट कार्ड ले ही जाने वाले हो तो आप एडमिट कार्ड को भी थोड़ा सा कट पीट करके देख सकते हो।
क्वेश्चन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने इसको आज सोचा कि थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, जब ये दो गोला है और उसके बाद से फिर यहाँ पे जब खोला जाएगा तो आप इमेजिन करो कि यहाँ पे दो गोला है, जब खोला जाएगा तो एक गोला ऊपर जाएगा, फिर एक गोला यहाँ पे कॉर्नर में आएगा, और उसके बाद से जस्ट बाद जब इसको खोला जाएगा तो एक गोला तो यहाँ पे जस्ट इसके पास बनेगा, एक गोला यहाँ पे बनेगा, और दो गोला जो होगा वो यहाँ पे ऐसे ऐसे जो यहाँ पे बना है इसके जैसा यहाँ पे हमारे पास ऊपर बनेगा। तो इस तरीके से जब आप देखो तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 ही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉर्नर में भी 2 जीरो होना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस तरीके से सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 होगा, बाकी ऑप्शन सभी के सभी गलत हैं। आप इसको प्रैक्टिकल रूप से कागज फाड़ करके भी चेक कर सकते हैं। सो मेरे दोस्तों, अब हम बात करेंगे आकृति निर्माण के बारे में कि ये 1 2 3 4 ये जो 4 लाइनें इनसे मिलकर के ये कौन सी आकृति बनी हुई है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 यही आकृति हमारी बनी हुई है। बाकी तो ये 1 2 1 2 3 1 2 3 ये सभी 3 से बनी हुई है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस काफी इजी रहते हैं, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। तो इसकी आप चिंता ना करना, जो भी कॉम्प्लिकेटेड होगा जेएनबी पाठशाला आपको बताएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये 35 नंबर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, और तब तक मैं आपको 34 नंबर क्वेश्चन बताता हूं। देखो 34 नंबर जो क्वेश्चन है, हमारे पास एक सर्किल दिया हुआ है, 1 2 3 लाइनें दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हमको कुछ बनाना है। तो देखिए सर्किल हो गया हमारे पास, इसमें 1 2 3 4 लाइनों का हेल्प किया गया, गलत हो गया। सर्किल हो गया 1 2 3 लाइनों का हेल्प किया गया, ये हमारा सही है। यहाँ पे ये सर्किल हो गया 1 2 3 4 लाइनों का हेल्प किया गया, गलत है। यहाँ पे 4 से ज्यादा लाइनों का, यानी बस इसी के हेल्प से बनाना है, वही आपको बताना है। और मुझे पता है इसका आंसर भी आप बता दिए होगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास जो है ये एक हमारा क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास 1 फिगर 2 फिगर 3 और 4 फिगर है। अब इन्हीं चारों फिगर में से हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले देखो हम तो ढूंढेंगे कि किसमें 4 फिगर है। जिस आकृति में 4 फिगर होगा वही सही होगा, बाकी सब गलत होगा। तो 1 2 3 4 5 और ये हमारा गलत हो गया। 1 2 3 4 5 ये भी हमारा गलत हो गया, ज्यादा फिगर्स इसमें दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 ये भी हमारा गलत हो गया। और इस तरीके से 1 2 3 4, तो ये नॉर्मल वे है, हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि ये मैं आपको इजी वे समझाया हूँ कि ये काउंटिंग करके डायरेक्ट आप बता दो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रिक अभी मैंने आपको बताया है ये पूरे यूट्यूब पे शायद ही कोई आपको बताए, क्योंकि मैक्सिमम लोग सबको यही बताता है कि ये जो हमारा वर्ग दिया गया इस वर्ग को सभी में ढूंढो, और फिर इस ट्रायंगल को ढूंढो, फिर सबको ढूंढो और फिर करेक्ट करो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे है, इसलिए मैंने आपको इजी वे बता दिया। तो मेरे दोस्तों अब देखिए हम छुपी हुई आकृति के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 को आप सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 37 को मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा फिगर दिया है कुछ इस टाइप का दिया है, इसको हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं ये थोड़ा सा गलत दिया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो गया। इसका आंसर तो आपने बता ही दिया होगा, क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन है, और ऐसे भी इसका देख करके भी आप आंसर बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, यहाँ पे दिया गया है। चलिए मेरे दोस्त इस बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके जैसा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में नहीं मिला, नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में ये हमारा ऐसे फिर ये, और ये हमारा सेकेंड ऑप्शन में मिल गया, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी और किसी ऑप्शन में अगर ये वाली लाइनिंग हम ढूंढे यहाँ पे तो ये नहीं है, ये भी हमारा नहीं होगा। और उसके बाद से अगर हम थर्ड वाले को हम देखें तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये यहाँ पे नहीं दिया है, तो थर्ड भी हमारा गलत होगा। सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। इसका भी आंसर आपने बता ही दिया होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। के साथ है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास फैला दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय नवोदय।